वेलकम बैक स्टूडेंट्स। नमस्ते प्यारे बच्चों और उनके होशियार अध्यापकों। तो बच्चों हम डिस्कस कर रहे थे सीबीएसई सैंपल पेपर 2020-2021 फिजिक्स का पेपर। तो इसमें हम लोग अटेम्प्ट कर चुके हैं शुरू के 10 सवाल जो कि थे ऑब्जेक्टिव यानी सेक्शन ए, वो चल रहा है। 10 सवाल हम कर चुके हैं। 4 असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए थे बच्चों लास्ट वीडियो में, और फाइन डिटेल्स इनकी शेयर की थी आपसे। अब बारी आ रही है सेक्शन बी के केस बेस्ड क्वेश्चन, यानी 14 नंबर का पेपर हम अटेम्प्ट कर चुके हैं। केस बेस्ड क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट वंस। आप देखेंगे हर सब्जेक्ट के पेपर में आपको ये मिलने वाले हैं केस बेस्ड क्वेश्चंस, और आपके जूनियर्स के लिए ये और बढ़ते चले जाएंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से केस बेस्ड क्वेश्चंस आर फार मोर इंपॉर्टेंट। तो 4 नंबर का एक सवाल है, कुल मिलाकर ये 2 सवाल हैं। इसमें 5 सवाल रहेंगे बच्चों, उसमें से 4 आपको करने होंगे। तो ऐसे 2 सवाल इस पेपर में मौजूद हैं जिसके 5 सब पार्ट हैं, जिनमें से कोई से 4 सब पार्ट आपको अटेम्प्ट करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15 and 16 आर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन and are compulsory. Attempt any 4 sub parts from each question. Each question carries 1 mark. तो आप मान के चलिए कि एक पार्ट इसमें थोड़ा मुश्किल वो पूछेंगे, पर मेरा एक सजेशन है और मैं शेयर करना चाह रहा हूं अपनी फीलिंग आपके साथ कि रिसेंटली ऑनलाइन चैनल्स की बाढ़ आ गई है यूट्यूब पर। जिसको देखो वो वीडियो बना रहा है, ठीक है, चाहे कुछ जानते हैं चाहे नहीं जानते हैं, बस वीडियो बनाने से मतलब है। तो तो मेरे को मतलब ये कहना पड़ रहा है आपको, बी अवेयर, है ना। आप सावधान रहें, अपना समय बर्बाद ना करें इधर उधर, क्योंकि कई लोग भ्रमित कर रहे हैं शब्दों के खेल से। कुछ जो नहीं जानता है वो भी वीडियो बनाने बैठ गया है, बोल रहे हैं अभी हम इस पे रिसर्च कर रहे हैं। एक सर कहते हैं कि अब फैराडे केज वाला जो सवाल है अभी हम इस पे रिसर्च कर रहे हैं, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। दूसरे सर कहते हैं कि बच्चा बच्चा ये जो है ये ये यहाँ इस पेज पर है, ये यहाँ इस पेज पर है, एनसीईआरटी में इस पेज पर है, वगैरह 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 वगैरह। ये क्वेश्चन इस पेज पर है, ये क्वेश्चन इस पेपर का है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा बच्चों से भी और टीचर से भी, कोई क्वेश्चन किस पेज पर है या किस ईयर में पूछा गया है ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आप लोग कंसंट्रेट कीजिए, फोकस कीजिए सब्जेक्ट के कंसेप्ट्स पर। कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो तो कहीं का भी कोई सा भी पेपर का हो, किसी भी सेट का हो, वो सवाल आप कर पाएंगे पूरे विश्वास के साथ। अदरवाइज आप कंफ्यूज होते रहेंगे और अपना समय एनालिसिस में ही बर्बाद कर देंगे। ये एनालिसिस किसी काम का नहीं है। इतने साल से मैं देख रहा हूं, जैसा आप जानते हैं मैं 1992 से कोटा में फिजिक्स पढ़ा रहा हूं। सो डोंट वेस्ट योर टाइम इन सच टाइप ऑफ एनालिसिस। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन नंबर 15, फैराडे केज। तो फैराडे केज हम जानते हैं क्या होता है, फैराडे ने इन्वेंट किया था इसको। लोहे का पिंजरा कह दीजिए या किसी कंडक्टिंग मटेरियल का पिंजरा, जिसमें बैठकर आपको शॉक नहीं लगेगा ना, आप सेफ हो जाते हैं इस पिंजरे में, क्योंकि हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर इफेक्ट काम करता है, जिसको हम शील्डिंग इफेक्ट और कई बार स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कह देते हैं। कि बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर रहेगा, अंदर का अंदर रहेगा, बाहर का अंदर नहीं आ सकता, अंदर का बाहर नहीं जा सकता। आप छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं बच्चों फैराडे केज को लेकर। अपने मोबाइल को आप दूध लेने वाला जो स्टील का डब्बा है जिसमें दूध लेकर आते हैं हम, उस मोबाइल को आप उसमें एफएम ट्यून कीजिए। एफएम ट्यून करने के बाद गाने जब चल रहे हैं उसको आप उस दूध वाले डब्बे में डाल दीजिए, तो आप देखेंगे वो सिग्नल नहीं पकड़ेगा। पर यही मोबाइल अगर आप उसमें किसी प्लेयर पे गाने चला के डाल रहे हैं, यानी उसके सॉफ्टवेयर पे, तो गाने की आवाज आपको बाहर आएगी। पर अगर बाहर से सिग्नल लेने उस मोबाइल को,
तो अंदर उस डब्बे के अंदर सिग्नल नहीं जा पाएंगे। सो लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन। एक पैराग्राफ आपको दिया गया है, जैसे आईआईटी जेई में भी होता है, जेई एडवांस में पैराग्राफ देकर आपसे उस पर सवाल पूछ ले जाते हैं। ए फैराडे केज और फैराडे शील्ड इज एन एनक्लोजर, ये जानकारी दी जा रही है आपको, मेड ऑफ ए कंडक्टिंग मटेरियल। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों ये जानकारी कहां से ली गई है, कहां से उठाई गई है, डजंट मैटर। द फील्ड्स विद इन कंडक्टर कैंसल आउट विद एनी एक्सटर्नल फील्ड्स। ठीक है, हम समझते हैं इस बात को। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द एनक्लोजर इज जीरो, तो इस डब्बे के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जीरो। दीज फैराडे केजेस एक्ट एज बिग hollow conductors. You can put things into shield them from electrical fields. उनसे बचाने के लिए हम इसमें रख सकते हैं। और आपको पता है जैसे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क वगैरह है वो हम इसी में रखते हैं, मैंने जिक्र भी किया था अपने लेक्चर में। Any electrical shocks the cage receives pass harmlessly around the outside of the cage. ठीक है, तो कोई भी आसपास अगर स्पार्किंग हो रही है तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फैराडे केज के अंदर जो चीजें रखी हुई है, दीज आर इलेक्ट्रोस्टैटिकली सेफ फ्रॉम एक्सटर्नल शॉक्स। ऐसे होता है जब आप कार में बैठकर जा रहे हैं और बिजली भी गिर जाए। बच्चों इसका फोटो जो है उसमें रेसनिक हैलिडे वॉकर में दिया हुआ है, तो भी अंदर बैठे हुए लोगों को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। यही फैराडे केज की खासियत है। तो कार भी फैराडे केज की तरह एक्ट करती है। नाउ attempt the questions। देखिए, which of the following material can be used to make a Faraday cage? Obviously हमको conducting material चाहिए क्योंकि कंडक्टर की प्रॉपर्टी पर ये बेस्ड है। सो प्लास्टिक, ग्लास, कॉपर और वुड में अकेला कंडक्टर क्या है? कॉपर। तो सही ऑप्शन क्या हुआ? सी। क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल ऑफ ए रियल वर्ल्ड फैराडे केज इज। जो यहाँ पे हमें दिख रहे हैं इसमें लाइटनिंग रॉड, मेटल रॉड, ये केज जैसा तो है ही नहीं, तो सी और डी तो वैसे रिजेक्ट हो गए। और प्लास्टिक बॉक्स वो हमें सेफ नहीं कर सकता, सेव नहीं कर सकता, बचा नहीं सकता हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, कार। तो हमने देखा 1 का करेक्ट आंसर है सी, कॉपर, और सेकंड का करेक्ट आंसर है ए, कार। देन थर्ड पार्ट में पूछा है व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल फोर्स इनसाइड ए फैराडे केज व्हेन इट इज स्ट्रक बाय लाइटनिंग। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स पूछ लिया बच्चों, मैं समझता हूं मिसप्रिंट हो गया है इनसे। क्या होना चाहिए एक्चुअल में? फोर्स की जगह इसको होना चाहिए फील्ड। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम माफ कर देते हैं, हम बड़प्पन दिखाते हैं और हम इसको सही कर देते हैं, फील्ड। व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड, इतना ही काफी है, एल हटा दिया जाए। इनसाइड ए फैराडे केज व्हेन इट इज स्ट्रक बाय लाइटनिंग, जब उस पर बिजली गिरेगी, क्योंकि फोर्स तो किसी पर लगता है, तो ऐसा यहाँ पे पूछा है नहीं कि किस पर क्या लग रहा है, वो बताया नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो बच्चों ये होगा 0। यहां पर हमने आंसर बनाया ए को, इधर बनाया थर्ड में बनाया सी को, और फर्स्ट में बनाया हमने सी को। तो सी ए सी। लेट्स सी द सॉल्यूशन। अच्छा, चौथा और कर लेते हैं। An isolated point charge plus Q is placed inside the Faraday cage. Its surface must have charge equal to. Okay. किसी Faraday cage में सपोज कोई hollow conducting sphere है, it also act as Faraday cage। अगर आपने एक isolated point charge इसके अंदर कहीं भी रख दिया है, doesn't matter center है या नहीं, प्लस Q रख दिया है, तो बच्चों उसका इम्पैक्ट ये होता है कि इस पे चार्ज इंड्यूस हो जाता है इनर सरफेस पर अट्रैक्शन की वजह से। तो इनर सरफेस पर माइनस क्यू आ जाएगा बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन, और फील्ड लाइंस जो अंदर रहेंगी, ठीक है, पर वो बाहर नहीं जाएंगी। अच्छा, क्योंकि अंदर वाली सरफेस पर माइनस क्यू खिंचकर आ गया है, तो बाहर वाली सरफेस पर बचेगा प्लस क्यू, ऑब्वियसली प्लस क्यू। अब आपसे पूछ रहे हैं, देखिए मैंने लिखा कितना कितना चार्ज इन्होंने एक्वायर किया, तो मैंने लिखा अंदर वाली सरफेस पर आया माइनस क्यू, और बाहर वाली सरफेस पर, इस कंडक्टर की बाहर वाली सरफेस पर, फैराडे केज की बाहर वाली सरफेस पर प्लस क्यू। तो बच्चों फैराडे केज पर, इस कंडक्टर पर कुल चार्ज कितना हो गया? द करेक्ट आंसर इज 0। नेट तो 0 हुआ।
तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज भले हम अंदर रख दें, सरफेस मस्ट हैव चार्ज इक्वल टू कितना होगा, 0। तो पांचवें क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं 1, 2, 3 और 4 इसका सॉल्यूशन आपको दिखाना चाहूंगा बच्चों। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। फर्स्ट का कॉपर, सेकंड का कार, थर्ड का 0 एंड फोर्थ का यहां आ रहा है आंसर -q, जबकि हमने देखा, हमने डिस्कस किया इसको एज 0। वाई? लेट्स डिस्कस अगेन, इसको दोबारा से हम समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। ओके, आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज प्लस क्यू प्लेस्ड इनसाइड द फैराडे केज, यहां हमने रखा है। इट्स सरफेस मस्ट हैव चार्ज इक्वल टू, इसकी सरफेस पर कितना चार्ज होना चाहिए। देखिए, अगर ये कोई कंडक्टिंग रॉड है, कंडक्टिंग शीट है, कुछ भी है, वट एवर इट इज, यहां अगर मैं चार्ज क्यों रखता हूं, बिकॉज ऑफ इंडक्शन इफेक्ट, ये प्लस क्यू यहां इतने इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा कि इस सरफेस पर हो जाएगा -q, और जहां से इलेक्ट्रॉन निकल कर आ रहे हैं वहां बचेगा +q। एग्रीड? इससे आप सहमत होंगे? तो सिमिलर इफेक्ट यहां हमें देखने को मिल रहा है। तो इट्स सरफेस मस्ट हैव चार्ज इक्वल टू, अब हम गौर करते हैं शब्दों पर। ठीक है, सरफेस, अब दो सरफेसेस हैं हमारे पास, एक है इनर सरफेस और एक है आउटर सरफेस। अंदर वाली सरफेस, इनर सरफेस। तो अगर इनर सरफेस की बात की जाए तो सिंपली मैं अगर इसके आंसर के साथ जाना चाहता हूं, जो कि सीबीएसई के सॉल्यूशन में दिया हुआ है -q, तो बच्चों मुझे एक करेक्शन डेफिनेटली यहां पर करना पड़ेगा कि यहां पर एक वर्ड में लिखूंगा इनर सरफेस, देन इट बिकम करेक्ट। तो इनर सरफेस मस्ट हैव चार्ज इक्वल टू, तब हम आंसर बनाएंगे -q। आउटर सरफेस लिख दिया तो +q, और सिर्फ सरफेस लिखा तो उससे क्लियरिटी नहीं आ रही है। आइदर फैराडे केज मस्ट हैव चार्ज इक्वल टू, तो वो आएगा 0। तो हम इस क्वेश्चन को नॉट वेल डिफाइंड की कैटेगरी में डाल सकते हैं। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, पांचवें सवाल पर। अब कोई से 4 इसमें से करने थे आपको, हमें तो सारे अटेम्प्ट करने। पॉइंट चार्ज ऑफ 2 कूलम इज प्लेस्ड एट सेंटर, जब भी कोई अटेम्प्ट करेगा बच्चा, मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूं। प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ फैराडे केज, फैराडे केज की सारी प्रॉपर्टी हम समझ चुके हैं। इन द शेप ऑफ ए क्यूब विथ सरफेस ऑफ 9 सेंटीमीटर एज। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट एंड टीचर्स भी जानते हैं कि ये जो इस तरह का डेटा होता है, इसको बोलते हैं हम डमी डेटा, जिसका कोई यूज नहीं आने वाला है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सीधे पूछ लिया उन्होंने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू क्यूब नॉर्मली विल बी। पहली बात बच्चों, मैं फ्लक्स पता लगा सकता हूं, और मैं क्लियर कर दूं, जैसे कि थ्योरी पढ़ाते वक्त मैंने क्लियर किया था, फ्लक्स कभी भी टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के बराबर नहीं होता है। इट इज प्रोपोर्शनल नॉट इक्वल। फ्लक्स प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप रखता है बच्चों, बराबर नहीं होता है, इक्वल नहीं होता है। तो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पता नहीं लगा सकते हैं। प्रोपोर्शनल अगर यहां लिखा होता, नॉर्मली जाएंगी वो, विल बी प्रोपोर्शनल टू, वो निकाल सकते हैं किसके प्रोपोर्शनल होगी। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकालने के बजाय हम यहां पर फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, और फ्लक्स हम जानते हैं, गॉस लॉ कहता है फ्लक्स होता है सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो। फिर से हम रिकंसिडर करें, इसको समझें। तो देखिए यहां पे फैराडे केज दिया है, इट मींस ये कंडक्टर है कोई, मैं स्फीयर ले लेता हूं, नहीं क्यूब ही ले लेते हैं, जैसे क्यूब बोला तो क्यूब ले लेते हैं। ओके, क्यूब ले लेते हैं बच्चों। सो दिस इज ए क्यूब जिसकी साइड 9 सेंटीमीटर है। जो साइड है वो मेरे किसी काम के नहीं, 9 सेंटीमीटर ये वाला डेटा मेरे किसी काम का नहीं, क्योंकि क्यूब छोटा हो कि बड़ा हो, हम गॉस लॉ में पढ़ के ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 2 कूलम चार्ज अगर मैं यहाँ पे रखता हूं तो क्या होने वाला है, जैसा यहाँ बताया, -2 कूलम इसकी इनर सरफेस पे यूनिफॉर्मली, क्योंकि चार्ज सेंटर पर रखा है, सेंटर पर रखा है,
तो -2 कूलम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज हमें मिलेगा इनर सरफेस पे, आउटर सरफेस पे मिलेगा +2 कूलम, और उस +2 कूलम की वजह से फील्ड लाइंस बाहर जाएंगी नॉर्मली। कितनी फील्ड लाइंस जाएंगी वो प्रोपोर्शनल होगी इस फ्लक्स की। तो वो फ्लक्स मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, सिग्मा क्यू 2 कूलम अपॉन एप्सिलॉन 0, हम जानते हैं 8.85 इंटू 10⁻⁻12। या तो हम इसको ऐसे कैलकुलेट करें, और भी तरीका मैं अभी शेयर करूंगा आपके साथ। इसको कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, और आपको 1/एप्सिलॉन 0 की वैल्यू रटी हुई है तो आप उससे भी निकाल सकते हैं बच्चों। 1.1 इंटू कुछ आएगा, तो उससे देखा जाए तो ये मुझे मिलेगा 0.22 आता है ना। 2 को डिवाइड करूंगा 8 पॉइंट, तो 2.2 लिखूंगा। 10⁻⁻12 गया तो ऊपर आएगा 10⁻- की जगह +12, और एक पावर हमने यहाँ यूज कर ली तो 11 बचेगा। और यूनिट तो सही लिखी हुई है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, यूनिट इज करेक्ट। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर, सॉरी कूलम स्क्वायर नहीं, कूलम, यूनिट इज करेक्ट। तो ये आता है, जबकि ऐसा कोई आंसर यहाँ पे हमारे पास है ही नहीं। 10⁻11 तो जा ही नहीं रही है, लाइन सारी 10⁵ के ऑर्डर की, या फ्लक्स इस ऑर्डर का है। तो आपका माथा ठनकना चाहिए, यानी आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो आपको समझ में आ जाएगा इनसे गलती हो गई है, मिसप्रिंट हो गया है बच्चों। क्या मिसप्रिंट हो गया? 2 कूलम बहुत बड़ा चार्ज है, हम जनरली डील नहीं करते इतने बड़े चार्जेस को। इट मस्ट बी 2 माइक्रो कूलम। तो पेपर में ही ये मिस्टेक है, मिसप्रिंट है। इट मस्ट बी 2 माइक्रो कूलम। फिर से एक बार माफ कर देते हैं, कोरोना काल चल रहा है। हम ये मानते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ भी गलत हो रहा है वो हमारी वजह से है, और हमारे जीवन में जो कुछ भी अच्छा है बच्चों और अध्यापकों, ये मान लीजिए वो दूसरों की वजह से है। अब हमें कोई समस्या नहीं है। चलो, ये जो गलती थी हमने इसको सही किया। 2 माइक्रो कूलम, जैसे मैं माइक्रो करता हूं बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁶, -6 आ जाएगा। तो ये 11 की बजाय रह जाएगा 6 कम होकर 5, 11 में से 6 गए 5। सो द करेक्ट आंसर इज 2.2 इंटू 10⁵, और फील्ड लाइंस बाहर निकलेगी क्योंकि आउटर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू, ये वर्ड पे फिर से मुझे ऑब्जेक्शन है यहाँ पर बच्चों। पासिंग थ्रू क्योंकि क्रॉस करके नहीं जाएंगी, अंदर का फील्ड अंदर रहेगा, और ये अलग से फील्ड लाइंस जाएंगे बाहर से। बीच में डिसकंटिन्यूअस हो जाता है फील्ड एट द बाउंड्री ऑफ कंडक्टर। जहां भी कंडक्टर आ जाता है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो जाता है, डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। तो इस क्यूब की सरफेस पर कोई बाउंड्री पर इसके मेटल में कोई फील्ड नहीं होगा। तो लीविंग द सरफेस इज करेक्ट आंसर। इन्होंने आंसर क्या दिया हुआ है मैं आपको दिखा देता हूं बच्चों। इन्होंने आंसर दिया हुआ है बी, 1.9 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम लीविंग द सरफेस। तो मैं इसमें करेक्शन करना चाहूंगा, लीविंग द सरफेस इज ओके, प्रोवाइडेड हम सरफेस के बाहर की बात कर रहे हैं, बाहर वाली सरफेस की। इट मस्ट बी 2.2, और ये लाइंस नहीं है, इट इज फ्लक्स, इट इज फ्लक्स, नॉट द लाइंस। तो हमने फाई कैलकुलेट किया है, लाइंस के प्रोपोर्शनल है, लाइंस के इक्वल नहीं है। तो मैं समझता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, इसी तरह की जितनी भी फाइन डिटेल्स हैं, अब अगर आप ये क्लैरिटी के साथ समझना चाहते हैं तो मेरा सीधा सीधा सजेशन है, अपने साथियों को भी गाइड करें और खुद भी ऑथेंटिक मटेरियल सर्व करें खाली। और आलतू फालतू जितना भी आ गया है एडिशनल बहुत सारा, आप खुद भी अगर डालना चाहते हैं तो पहले ऑथेंटिसिटी चेक करें यूट्यूब पर डालने से पहले, और उसके बाद ही यानी पक्के तौर पे काम करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, स्पार्किंग ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। तो हीरा हमें दिख रहा है, यहां से लाइट आ रही है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए तो टीआईआर होता है, लाइट रिफ्लेक्ट होकर जाती है, हीरे में घूमती रहती है, टीआईआर हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पैराग्राफ दिया हुआ है, द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट इज यूज्ड इन पॉलिशिंग डायमंड्स टू क्रिएट अ स्पार्कलिंग ब्रिलियंस। करेक्ट है। बाय पॉलिशिंग द डायमंड विद स्पेसिफिक कट्स, इट इज एडजस्टेड द most of the light rays approaching the surface are incident with an angle of incidence more than critical angle.
Hence they suffer multiple reflections and ultimately come out of diamond from the top. ये कुछ खटकने वाली बात है। ये कहते हैं खाली मतलब डायमंड का शेप इस तरह से बनाया जाता है कि सिर्फ टॉप से निकले। तो हीरा कहां से जगमगाएगा? टॉप से। ये नई कुछ बात लग रही है, यहां से जगमगाएगा, यहां से नीचे से नहीं जगमगाएगा। तो प्रैक्टिकली आप वेरीफाई कर सकते हैं, आपके घर में अगर किसी के पास हीरे की कोई अंगूठी या कान का या कुछ भी कोई ऑर्नामेंट हो, कोई गहना हो, तो उसमें आप देख सकते हैं। और ये भी गौर करें बच्चों, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि नीला रंग ज्यादा दिखता है या लाल रंग। दिस गिव्स द डायमंड ए स्पार्किंग ब्रिलियंस। अब मैंने YouTube पर देखा, एक वीडियो में एक सर ने बोला कि भाई ये तो सीधे एनसीईआरटी से उठाया है, यहाँ एनसीईआरटी में छपा हुआ है, ऐसे आपके पैराग्राफ आएंगे। अब ठीक है, जो बच्चे आंख मूंद के उन पे भरोसा करते हैं वो मान लेंगे हाँ सर ने बोला तो सही होगा। बट द फैक्ट इज बच्चों, एनसीईआरटी में ऐसा कोई पैराग्राफ है ही नहीं। देख लीजिए एनसीईआरटी में जो पैराग्राफ है वो ये है, डायमंड्स आर नोन फॉर देयर स्पेक्टेकुलर ब्रिलियंस, देयर ब्रिलियंस इज मेनली ड्यू टू द टीआईआर इनसाइड देम। The critical angle for diamond air interface 24.4 डिग्री टिपिकल डेटा है, हमें याद भी होना चाहिए बच्चों, क्योंकि डायमंड एयर इंटरफेस के लिए जो एंगल है ये बहुत ही छोटा है। क्योंकि जब हम ग्लास के लिए कैलकुलेट करते हैं क्रिटिकल एंगल ये 41 डिग्री आता है, तो ये बहुत ही छोटा है। Therefore, once light enters a diamond, it is very likely to undergo TIR inside it. Diamonds found in nature rarely exhibit the brilliance for which they are known. It is the technical skill of diamond cutter, हीरा तराशने वाला व्यक्ति, उसका जो उसकी जो स्किल है, टेक्निकल स्किल, वो काम आती है, which makes diamonds to sparkle so brilliantly, इसलिए जगमगाते हैं हीरे। और मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं बच्चे, हीरे इसलिए जगमगाते हैं क्योंकि टीआईआर परफेक्टली नहीं होता। अगर टीआईआर परफेक्ट हो जाए तो लाइट कभी बाहर निकलेगी नहीं, हमारी आंख तक पहुंचेगी नहीं, तो हीरा जगमगाएगा नहीं, अंधेरा दिखेगा वहां पर। By cutting the diamond suitably, multiple TIR can be made to occur. So this is the theory. अब होता क्या है बच्चों, दुनिया में बहुत गोलमाल है। तो जो बच्चे फ्रेशर्स हैं, पहली बार 12th अटेम्प्ट कर रहे हैं, वो तुरंत से बेवकूफ बन जाते हैं कि हमारे सर ने बोला हाँ ये इधर मिलेगा, ये उधर मिलेगा। अरे क्या मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसे है, कोई चेक नहीं करता है ना, मान लेते हैं हमारे सर ने बोला, अंधा विश्वास करते हैं। बहुत अच्छी बात है या बुरी बात है उस पर कमेंट नहीं करूंगा। तो जो एक बार भुगतभोगी हैं, भुगत चुके हैं, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, जो एक्सपीरियंस्ड हैं, दोबारा से एग्जाम देने वाले हैं, इंप्रूव करने वाले हैं, या फिर कंपार्टमेंट लगा है या फेलियर वाले हैं, वो समझ जाते हैं क्योंकि उन्होंने किताब छानी होती है, तो आप समझ जाएंगे। तो लेट्स अटेम्प्ट द क्वेश्चन। पहला है, लाइट कैन नॉट इजीली एस्केप ए डायमंड विदाउट मल्टीपल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डायमंड के लिए जो क्रिटिकल एंगल है वो बहुत ही छोटा है। ठीक है, क्रिटिकल एंगल विद रेफरेंस टू एयर, कब? जब डायमंड को हवा में रखा जाए, वो बहुत छोटा है। ट्रांसपेरेंट होने से तो हो नहीं सकता, रेज ऑलवेज एंटर, ये हमारे हाथ में नहीं है, है ना। रेज तो हर एंगल पर एंटर करेगी, इसलिए डी पॉसिबल नहीं है, सी पॉसिबल नहीं है। ए की बात करें, इट्स क्रिटिकल एंगल विद रेफरेंस टू एयर इज टू लार्ज। तो बच्चों लार्ज नहीं है, एंगल बहुत छोटा है। छोटा है तो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाता है इजीली, जब वो रे इंसिडेंट होती है, और क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तो टीआईआर हो जाएगा। तो टीआईआर आसान होता है डायमंड के लिए। सेकेंड क्वेश्चन, द क्रिटिकल एंगल फॉर ए डायमंड इज 24.4 डिग्री, जैसा अभी हमने डेटा पढ़ा था। देन इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज, बच्चों याद रखना आसान है, एक तो डायमंड जो है इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी, गौर मतलब मैं जोड़ देकर कह रहा हूं, नॉट द डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी बहुत ज्यादा होने की वजह से इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है। अब इतना तो सब जानते हैं कि ग्लास का 1.5 होता है, तो ये तीन तो किसी हालत में सही जवाब नहीं हो सकते हैं, तो एक ही बचा 2.42, और याद रखना आसान है 24 2.4, बाद वाला भले ही जाने दो। थर्ड क्वेश्चन, द बेसिक रीजन फॉर द एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पार्कल ऑफ सुटेबली कट डायमंड इज दैट। बेसिक रीजन क्या है जगमगाने का, हीरे के जगमगाने का, चमकने का?
इट हैज लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नहीं ऐसा तो है नहीं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो बहुत ज्यादा होता है। इट हैज हाई ट्रांसपेरेंसी, ऐसा भी नहीं है। इट हैज हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, करेक्ट। इट इज वेरी हार्ड, हार्डनेस से ऑप्टिकल डेंसिटी का कोई लेना देना नहीं बच्चों, तो डी ऑप्शन नहीं हो सकता। चौथा सवाल, ए डायमंड इज इमर्स्ड इन ए लिक्विड विद ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन वाटर। ठीक है, पानी से भी ज्यादा है, उसमें हमने डुबो दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो डेंसिटी का डिफरेंस कम हो जाएगा डायमंड के मटेरियल की ऑप्टिकल डेंसिटी और सब्सटेंस जिसमें उसको डुबोया हुआ है। तो इसका सीधा सीधा इंपैक्ट बच्चों क्रिटिकल एंगल पर पड़ेगा, टीआईआर के होने पर पड़ेगा। देन द क्रिटिकल एंगल फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल, तो हम जानते हैं क्रिटिकल एंगल आईसी का रिलेशन अगर हम देखें तो ये होता है साइन इनवर्स 1/म्यू। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू इक्वल टू, म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हियर, 1/साइन ऑफ आईसी। तो सीधा सीधा रिलेशन क्या है, अगर म्यू घटता है, म्यू डिक्रीज होता है, तो म्यू रिलेटिव जब आएगा ना अब यहाँ पे, तो म्यू ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू एयर, डी से डायमंड लिख दिया मैंने, ए से एयर, अपॉन म्यू ऑफ दैट मीडियम, जो मीडियम हमने भरा है विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो बच्चों ये क्वांटिटी म्यू रिलेटिव कम हो जाएगा, और म्यू अगर कम हो रहा है तो IC will increase, so correct answer is D, increases, बढ़ जाएगा बच्चों क्रिटिकल एंगल, TIR मुश्किल हो जाएगा, यानी TIR आसानी से नहीं होगा, क्रिटिकल एंगल बढ़ जाएगा। तो कंसेप्चुअली इसको समझकर आपको दिमाग में बैठा लेना है, दिमाग में जब एक बार बैठा लेंगे तो दोबारा से रिवीजन की जरूरत नहीं रहेगी, एक बार में ही सारे कंसेप्ट लिंक हो जाएंगे। फिफ्थ क्वेश्चन, द फॉलोइंग डायग्राम शोज सेम डायमंड कट इन टू डिफरेंट शेप्स। ये जैसे कि डायमंड का होता है परफेक्ट शेप, ये लगभग उसको उल्टा कर दिया और एक साइड भी कम, मतलब ये अलग हो गया थोड़ा सा शेप, और यहाँ हम देख रहे हैं कि एंगल छोटा हो गया क्रिटिकल एंगल से भी, तो टीआईआर नहीं हुआ, रे बाहर निकल गई। जबकि यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हुआ, टीआईआर हुआ और रे अंदर ही घूम रही है। सो डेफिनेटली ये बेटर है, पहला जो शेप है बेटर है, इसमें टीआईआर आसानी से होगा, इसमें टीआईआर आसानी से नहीं होगा। द ब्रिलियंस ऑफ डायमंड इन द सेकेंड डायमंड will be, सेकेंड डायमंड की बात कर रहे हैं, लेसर देन द फर्स्ट, ग्रेटर देन द फर्स्ट। भाई जब टीआईआर आसानी से नहीं होगा तो उसकी चमक कम होगी, लेस देन द फर्स्ट, सेम एज फर्स्ट, नॉट विल डिपेंड ऑन इंटेंसिटी, उससे कोई लेना देना नहीं, तो पहला ऑप्शन सही है। तो हमने देखा इन चार सवालों के जो आंसर हमने निकाले, फर्स्ट का बी, सेकंड का ए, तो बी ए सी डी, बी ए सी डी ए, बी ए सी डी ए। सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों, बी ए सी डी डी, लेस देन फर्स्ट, वापस चेक करते हैं लास्ट वाले में क्या गड़बड़ है, उनसे गलती हो गई है ना, मिसप्रिंट हो गई है, तो लेस देन द फर्स्ट हमारा जवाब सही है। यहां पर गड़बड़ हुई है, तो यहां करेक्शन होगा बच्चों, इट इज नॉट डी, इट इज एक्चुअली ए, दिस ऑप्शन इज ए। तो हमने ये सवाल अटेम्प्ट किए और आप देख रहे हैं पिछली बार के क्वेश्चन में भी करेक्शन थे बच्चों, यानी इस सैंपल पेपर में काफी करेक्शन देखने को मिल रहे हैं, प्रीवियस ईयर्स में भी करेक्शन देखने को मिले थे। गलती हो जाती क्योंकि भगवान ने तो बनाया नहीं, हाँ लास्ट ईयर करेक्शन नहीं थे, लास्ट टू लास्ट ईयर करेक्शन थे, उससे पहले भी थे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, काफी कुछ हमने सीखा है। हैप्पी लर्निंग बच्चों, फिर मिलते हैं रिमेनिंग क्वेश्चंस के साथ।